प्रस्तुत वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर साउंड से संबंधित कुछ बातें चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले साउंड होता क्या है? हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और ये वाइब्रेशन ट्रेवल करता है और दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। वह जिस एनर्जी के रूप में पहुंचता है उसको हम लोग साउंड कहते हैं। मतलब हमने कुछ कहा और अगले ने सुना, तो वो जो सुनाई पड़ने के लिए जो अपेक्षित एनर्जी है, ये एक कह सकते हैं कि साउंड एक एनर्जी का स्वरूप है जिसके वजह से हमारे कानों को सुनने की संवेदना प्राप्त होती है। अब ये साउंड उत्पन्न कैसे होगा? तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जहां कहीं भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, कोई हिलने वाली चीज होगी, इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे हम लोग प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट के माध्यम से ये वाइब्रेशन उत्पन्न कर सकते हैं और इस वाइब्रेशन से जो साउंड उत्पन्न होगा उसको कोई भी जीव अपने कानों के माध्यम से ग्रहण कर सकता है। आसान तरीका यह है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, उसको किसी सॉफ्ट चीज पर ठोक के हम लोग जो है सो उसके वाइब्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत धीमी ध्वनि उससे सुनाई पड़ेगी। वो अपने जगह पर हिलेगा और ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इसी तरह से हम लोग जोर से किसी चीज को ठोकने पर, गाड़ियों के शोर से, वाद्य यंत्रों के रगड़े जाने से, ठोके जाने से या वाद्य यंत्रों में हवा के बहने से इस तरह की ध्वनियां उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य द्वारा या किसी अन्य जीव द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो उसके वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से होती है। कंठ में इस तरह की संरचना होती है जिसके कंपन से ये ध्वनि उत्पन्न होती है और मुंह के विभिन्न ऑर्गन्स के माध्यम से इसे जो है सो हम लोग शेप कर सकते हैं और उससे जो उत्पन्न आवाजें होती है, जो बदली बदली आवाजें, वो हमारी वाक है, वही हमारा वाक ध्वनि। तो इस तरह से हम लोग कई रूपों में, जैसे पंखों के फड़फड़ाने से पक्षी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कोई मान लीजिए कोई धागा या स्ट्रिंग बंधा हुआ है, कोई रबर का तना हुआ बैंड है, किसी सितार, गिटार जैसे तार यंत्र में जो है सो उन सब को अगर हम लोग खींच के छोड़ें तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी। तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से, एयर कॉलम के वाइब्रेशन से, वाटर कॉलम के वाइब्रेशन से ये सबसे ध्वनियां उत्पन्न होगी। कोई बी है, वो एक अलग तरीके से बन बन जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। तो अब ये तो था कि कौन कौन सी कैसे कैसे ध्वनियां उत्पन्न हो सकती। अल्टीमेटली हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाइब्रेशन ही वो चीज है जो ध्वनि उत्पन्न करेगी, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, साउंड प्रोड्यूस कर देगी। ये
सॉलिड माध्यम हो सकता है, तार हो सकता है, किसी चीज को ठोकने की आवाज हो सकती है। लिक्विड माध्यम हो सकता है वाटर कॉलम, या गैस माध्यम हो सकता है कोई एयर कॉलम, तबला वगैरह जैसे। अब हम लोग जरा सा जानेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन जो अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का आगे पीछे कंपन करना। हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो, आगे पीछे तेजी से मोशन करने को हम लोग उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वाइब्रेशन कह सकते हैं। अब ये साउंड उत्पन्न हो गई। अब ये साउंड को प्रोपेगेट होना है, एक जगह से दूसरे स्थान पर इसको जाना है। कैसे होगा? तो इसके लिए जरूरी है एक इलास्टिक मीडियम, एक माध्यम वो उत्पन्न करने, जहां से साउंड प्रोड्यूस होगा और जहां पर वो सुनाई पड़ेगा, श्रोता लिसनर, उस दोनों के बीच में कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है, जिसके होकर, जिसके पार्टिकल्स से होकर यह साउंड एनर्जी पास करते हुए लिसनर तक पहुंचेगी। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों ही माध्यम में जो है सो साउंड चल सकता है, भले उसकी गति अलग अलग हो सकती। तो ये जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाना हुआ, इसको हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कहते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मीडियम अगर नहीं होगा तो हम लोग इस साउंड के ट्रेवलिंग को नहीं देखें, नहीं पाते। मान लीजिए एक बेलजार हम लोग लेते हैं, बेलजार को हम लोग वैक्यूम पंप से जोड़कर इसको, इसके बीच के हवा को निकाल देते हैं। कहने का मतलब ये अब इसके अंदर में कोई मीडियम नहीं रहा। ऐसे में अगर इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रॉनिक बेल या कोई भी तरह का बेल, इलेक्ट्रिक बेल हम लोग बजाते हैं तो इससे कोई भी आवाज बाहर नहीं आती, जो एक तरह से हमको जो है सो स्थिति स्पष्ट कर देता है कि बिना माध्यम के साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता। अब हम लोग ये जानेंगे कि हवा में या किसी अन्य माध्यम में किस प्रकार से एनर्जी पास करती है। सामान्य तौर पर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि हवा में किस तरह से पास करती है। सबसे पहले अगर इस फोटो को देखें, इस पिक्चर को देखें, तो यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको बजाया गया है। ये इधर आगे और इधर पीछे मोशन कर रहा है। तो इस आगे और पीछे होने की वजह से क्या होगा कि इसके जब ये ट्यूनिंग फॉर्क इस तरफ आता है तो यह हवा के परतों को दबाव बनाता है, और फिर वह जब वापस आता है तो वो हवा की परतें नॉर्मल होती है, और जब ये पीछे की तरफ आता है तो स्थिति ये होती है। तो तीन स्थिति में यहाँ पर हवा की परतें एक दूसरे से काफी नजदीक आ गई और इन जगहों पर ये एक दूसरे से काफी दूर हो गई। चूंकि ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती है, इसलिए हम लोग इस कंप्रेशन को फिर आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और इस तरह से फिर इस रेरफेक्शन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक ये एनर्जी माध्यम में चलती रहती। तो ये जो सतह, जिसको कि हम लोग दबाव का सतह देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग कंप्रेशन लेयर, और ये जो फैला हुआ जगह है इसको हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन लेयर। तो हवा में साउंड का वेव इसी तरह से ट्रेवल करता है। तो मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी साउंड को जाना है
तो ये इसी तरह से चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक वो या तो लिसनर तक नहीं पहुंच जाए या फिर उस पूरे माध्यम को पार नहीं कर जाए। तो हम लोग यहाँ पर जो देख पाए उसमें क्या हुआ कि हवा में ये जो साउंड वेव है वो इस दिशा में चलती गई और इसका वाइब्रेशन भी इसी दिशा में हुआ। ये देखिए, वाइब्रेशन इसी दिशा में हुआ, यानी पार्टिकल भी इसी तरह से दबे और फैले, इसी तरह से दबे और फैले। तो ये वेव हम लोग कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हम लोग समझ लें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ये दो टाइप का वेव हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। बहुत ही आसान है कि यदि किसी मीडियम में पार्टिकल का कण इस तरह से और एनर्जी इस तरह से चले, कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी वेव ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। हाउ अगर कोई वेव सीधी चल रही है हॉरिजॉन्टल और उस मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन हो उसके परपेंडिकुलर, यानी दोनों ही वाइब्रेशन और वेव डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ऐसे वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पानी में चलने वाला वेव। मान लीजिए कि पानी के तालाब में हम लोग एक कॉर्क को गिरा देते हैं, या मान लीजिए कोई फूल गिरा हुआ है या पत्ता गिरा हुआ है, और उस पानी में अगर हम लोग पत्थर फेंक कर उसमें डिस्टरबेंस या वेव पैदा करें, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जो है सो वेव जिस जगह पर पत्थर फेंका गया है वहां से एंड तक जो है सो ट्रेवल करेगा और हम पाएंगे कि वह पत्ता अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे कंपन करता चला गया। तो इस तरह से पत्ते का कंपन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ, वेव जो है सो ट्रेवलिंग के। अब आइए लॉन्गिट्यूडनल। अभी पहले भी चर्चा किए कि इसमें जो है वेव ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन होता है और पार्टिकल का जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन होता है वो एक ही दिशा में होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्प्रिंग को, अभी जैसे हम लोग पीछे चर्चा किए कि हवा में साउंड वेव, वो भी कंप्रेशन और रेरफेक्शन लेयर्स में होता है, इसी तरह से कंपन करता है और इसी दिशा में वेग वेव भी प्रोपेगेट करता है। तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी में लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्घ्य और ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ कहते हैं। कहने का मतलब है कि अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग गमन की दिशा और कण माध्यम के कण के कंपन की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में वेव के गमन की दिशा और कण के कंपन की दिशा एक ही होती है। यहाँ पर जो है सो हम लोगों ने कंप्रेशन और रेरफेक्शन लेयर्स को दिखाया है। कंप्रेशन और रेरफेक्शन लेयर्स को हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो डेंसिटी वेरिएशन के आधार पर और दूसरा प्रोग्रेसिव वेरिएशन के आधार पर। ग्राफिकली हम लोग इस तरह से डिनोट कर देते हैं, प्रेशर या डेंसिटी मान लीजिए इस तरह से, और इस डायरेक्शन में हम लोग का मान लीजिए टाइमिंग हो जाए, तो वैसी स्थिति में तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर से हटा देना होगा। तो पढ़ नहीं सक रहे थे ना, कुछ था। अच्छा चलो फिर से कर देते हैं, यहाँ पर से तो 2 लाइन।
कि साउंड वेव को हम लोग हवा में जब प्रोपगेट करते हुए देखते हैं तो ये दो पिक्चरों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर है वो डेंसिटी वेरिएशन, यानी जब कोई साउंड इस हवा में ट्रैवल करता है तो उसकी डेंसिटी में वेरिएशन होता है, और ये कंप्रेशन लेयर डेंस और रेयरफेक्शन लेयर अल्टरनेटली उसके डेंसिटी में परिवर्तन से बनता है। उसी तरह यहाँ पर जो है सो हम लोग पीछे के एग्जाम्पल में भी देखें कि ये प्रेशर के वेरिएशन से यहाँ पर पूरे सतह पर प्रेशर पड़ता है और यहाँ पर पूरा सतह पर कम प्रेशर पड़ने के वजह से रेयरफेक्शन होता है। अगर हम लोग डिस्टेंस और प्रेशर के बीच में जो है सो ग्राफ ले लें तो, या डिस्टेंस और डेंसिटी के बीच में ग्राफ ले लें, y अक्ष पर डेंसिटी या प्रेशर लें, जैसा दोनों केस में अलग अलग ग्राफ बनेगा तो दोनों की प्रकृति एक जैसी होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कंप्रेशन लेयर में डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, फिर और रेयरफेक्शन लेयर में और कम, फिर इस तरह से करके तो हम लोग का जो प्लॉटेड ग्राफ होगा उसका नेचर इस तरह का बन सकता है। अब हम लोग वेब मोशन के डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन कर लें। सबसे पहले आइए वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए कहीं किसी मीडियम में साउंड चल रहा है, तो वैसी स्थिति में वह वेव ट्रैवल करेगा और वेव के अलग अलग पार्टिकल अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन करेंगे। ये जो अलग अलग पार्टिकल जिस तरीके से वाइब्रेशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फेज ऑफ वाइब्रेशन। और मान लीजिए कि दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल जो दोनों एक ही जैसे कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, एक फेज में वाइब्रेशन कर रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। जैसे प्रीवियस ग्राफ में हम लोग अगर देख लें तो ये कण और ये कण एक जैसा कंपन कर रहा है, ये दोनों क्रस्ट है। सिमिलरली ये कण और ये कण एक जैसा कंपन कर रहा है, ये दोनों ट्रफ है। और उसी तरह से मीन पोजीशन, यहाँ पर देखिए इधर से इधर आ रहा है ग्राफ, उसी तरह से यहाँ पर इधर से इधर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा होगा। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ और यहाँ पर से ये कण भी ऊपर की तरफ स्टार्ट हो रहा है, तो इस दोनों के बीच के भी डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा ही कहेंगे। कहने का मतलब है कि एक वेवलेंथ वह डिस्टेंस है किसी वेव का जिसमें कि एक ही तरह के पार्टिकल एक ही फेज में जो वाइब्रेशन करने वाले नजदीकी दो पार्टिकल होंगे, उन दोनों के बीच की दूरी के बराबर होगा। तो ये हम लोग ट्रेडिशनली हम लोग लेते हैं कि दो नजदीकी क्रेस्ट या दो नजदीकी ट्रफ्स के बीच की दूरी को हम लोग ये कर लेते हैं वेवलेंथ के बराबर। दूसरे तरह से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए कि कोई वेव चलता है तो कण अपने स्थान पर एक कंपन करता रहता है। तो मान लिया जाए कि कण किसी स्थान पर जितना समय में एक पूरा कंपन करता है उतने समय में वेव जितना दूरी तय करेगा उसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। स्पष्ट हो जाए कि किसी कण के वेव के प्रभाव में आकर एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना समय लगेगा उतने ही समय में वेव जितनी दूरी तय करेगी उसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। अब आइए एम्पलीट्यूड। मान लीजिए कि कोई कण वाइब्रेशन कर रहा है तो वो कण अपने मीन पोजीशन से कितना दूर तक कंपन करता हुआ जाता है। ये वाला कण यहाँ जाएगा, फिर इसी तरह करते 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 वो
अलग सबसे यहाँ पर पहुंचेगा, फिर वो यहाँ से लौटेगा, उसी तरह से वो यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ से लौटेगा। कहने का मतलब है कि एक कण जो मैक्सिमम दूरी तय करेगा उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मीडियम पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वाइब्रेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। वो मिड पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। टाइम पीरियड नाम से ही स्पष्ट है कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना समय कोई पार्टिकल लगाता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। नेचुरली इसको सेकंड में हम लोग नापेंगे। अब आइए फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो एक कंप्लीट सेकंड में टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस को अगर हम लोग काउंट कर लें, मतलब एक सेकंड में मान लीजिए कोई कण 5 बार चक्कर मारता है, पूरा कंप्लीट चक्कर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। मान लीजिए कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, उसको हमने बजा कर छोड़ा, तो मान लीजिए कि एक सेकंड में वो 250 बार टू एंड फ्रो मोशन करता है कंप्लीट, तो उसको हम लोग कहते हैं 250 की उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का एक रिलेशनशिप हम लोग देख लें। अभी हम लोग का डेफिनेशन से स्पष्ट था कि अगर टी सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारा होता है एक, ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड टी सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो गया एक, तो एक सेकंड में हमारा नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना हो जाएगा, 1/t। और ये जो है सो क्वांटिटी हमारा डेफिनेशन से क्या कहलाएगा, एक सेकंड में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की संख्या फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से डेफिनेशन से ही दोनों स्पष्ट है कि न्यू बराबर 1/t। अब आइए वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच के इंटर रिलेशन को हम लोग स्पष्ट कर लें। मान लीजिए कि t सेकंड में, मतलब एक टाइम पीरियड में वेव ट्रेवल करता है लैम्डा मीटर डिस्टेंस, तो वो एक सेकंड, ये जो है सो हम लोग डेफिनेशन से ही जानते हैं कि एक टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट वाइब्रेशन में वेव कितना ट्रेवल करता है, लैम्डा, जो कि वेवलेंथ। तो t समय लगेगा उतना एक वाइब्रेशन में, यानी t सेकंड में उसने जो है सो कितना ट्रेवल किया, एक वेवलेंथ के बराबर। तो उसी तरह से एक सेकंड में वो कितना वाइब्रेशन करेगा, अगर हम लोग जो है सो वेलोसिटी निकालना चाहें तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। एक सेकंड में वो वेव ट्रेवल करेगा लैम्डा अपॉन टी मीटर। तो वैसी स्थिति में हम लोग वेलोसिटी को कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी v बराबर लैम्डा बाय टी। अगर हम लोग पुराने डेफिनेशन से जाएं तो n बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t है, तो वैसी स्थिति में हम लोग v बराबर n इंटू लैम्डा भी कह सकते हैं। अब आइए वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास बहुत पहले से प्रयास होता आ रहा है। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये होता है 343 मीटर पर सेकंड। रूम टेम्परेचर से अगर ऊपर जाए, एवरेज वेलोसिटी अगर एयर में देखें तो ये 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होगा। लेकिन आइडियल कंडीशन 20 डिग्री सेल्सियस पर यह हो जाता है हमारा 343 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रपोजल दिया। ये 1687 में इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए प्रयास किया, और ये
इस वाइब्रेशन को हम लोग देखें तो यहाँ पर बन रहा है कंप्रेशन लेयर, यहाँ पर रेयरफेक्शन, यहाँ पर कंप्रेशन, यहाँ पर रेयरफेक्शन। तो न्यूटन ने माना क्या कि इस कंप्रेशन लेयर में जो भी एनर्जी या हीट उत्पन्न होगा वो हीट इस रेयरफेक्शन लेयर के द्वारा एडजस्ट हो जाएगा और इसी तरह से बाकी भी एडजस्ट हो जाएगा और पूरे इस मीडियम में कोई थर्मल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज है वो आइसोथर्मल है। और तब वैसी स्थिति में उन्होंने जो रिजल्ट निकाला वह लगभग 15% नॉर्मल वैल्यू से कम था। तो आगे देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जो सो लैपलेस ने। लैपलेस ने कहा कि ये न्यूटन फॉर्मूला में जो बेसिक कंसेप्ट है जिसमें कि यह मान लिया गया है कि ये जो परिवर्तन होता है वो आइसोथर्मल होता है, वो वस्तुतः ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा कि कंप्रेशन लेयर और रेयरफेक्शन लेयर में जो हीट उत्पन्न होता है, चूंकि वाइब्रेशंस इतने तीव्रता से होता है कि एक लेयर से प्रोड्यूस हीट को दूसरे लेयर में एडजस्ट करने का मौका, समय नहीं मिलता और वो हीट एक्सचेंज हो नहीं पाता। इसलिए ये जो चेंज है वो आइसोथर्मल ना होके एडियाबैटिक होता है। और इस आधार पर जब उन्होंने कैलकुलेट किया वेलोसिटी ऑफ साउंड को तो उन्होंने पाया कि ये नॉर्मल वैल्यू के बराबर है। इसको हम लोग लैपलेस करेक्शन के नाम से जानते हैं न्यूटन्स फार्मूला में। न्यूटन्स फार्मूला में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मीडियम को एक इलास्टिक मीडियम के रूप में माना गया और उसमें इलास्टिक जो है सो वेलोसिटी को ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ मीडियम का स्क्वायर रूट हम लोग लेते हैं और इस तरह से वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे न्यूटन फार्मूला ने। लेकिन जो सो लैपलेस ने उसमें करेक्ट किया कि नहीं, उसमें एडियाबैटिक चेंज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसलिए वो स्क्वायर रूट ऑफ पी बाय रो नहीं होके स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी बाय रो हो जाता है और तब करेक्टेड वैल्यू हमारा नॉर्मल वैल्यू के बराबर हो जाता है।